नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मनुस्मृति के बारे में। तो मनुस्मृति में पहले 2 पार्ट्स में हमने शुरुआत की जो चीज़ें मनुस्मृति में बताई गई हैं 13वें श्लोक तक, पहले से 13वें श्लोक तक हमने डिस्कस की। अब जो है इस वीडियो में हम 14वें से लेकर के 17वें तक यानी कि 14th वर्स से लेकर के 17th वर्स तक यानी कि 4 वर्सेस, केवल 4 वर्सेस हम डिस्कस करेंगे। हालाँकि उन 4 वर्सेस का जो डिस्क्रिप्शन है, बहुत ही छोटा-सा है, बहुत ही संक्षेप में आप ये कह सकते हैं कि जो श्लोक का अर्थ है वो यहाँ पे दिया गया है, जो आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। लेकिन हम इसका जो वैज्ञानिक विश्लेषण है, जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, उसको देखेंगे क्योंकि वेदों में केवल और केवल विज्ञान है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वेद और कुछ नहीं है, प्रकृति का विज्ञान है, प्रकृति के विज्ञान को ही वेद कहते हैं। प्रकृति क्या है? जो इस अपरा प्रकृति को ही हम प्रकृति कहते हैं। ये जिस जिस प्रकृति में हम रह रहे हैं, इसे अपरा प्रकृति कहते हैं। अपरा प्रकृति, जिसमें हम और आप रहते हैं, जिसमें प्रकृति के 24 तत्व हैं, जिसमें 3 गुण हैं, जिसमें मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये सारी चीज़ें हैं जिस प्रकृति में, उसी को हम अपरा कहते हैं। लेकिन ये चीज़ें आती कहाँ से हैं? जब हम कहते हैं कि इस प्रकृति में मन है, बुद्धि है, अहंकार है, 3 गुण हैं, इंद्रियाँ हैं, इंद्रियों के विषय हैं, वो केवल अपरा प्रकृति में है, ये आती कहाँ से हैं? और परा प्रकृति में क्यों नहीं है? और अपरा प्रकृति में क्यों है, राइट? इन सब बातों को एक्सप्लेन करने के लिए मनुस्मृति में ये चीज़ें इतने डिटेल में इन श्लोकों में आपको पता नहीं चलेंगी। जब आप पूरे के पूरे वेद को पढ़ते हैं, तब वहाँ पर इन चीज़ों का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आता है, लेकिन उसको समझने के लिए एक अलग लेवल पे आपकी प्रज्ञा होनी चाहिए, जो कि हर किसी के पास नहीं होती। हमारे पास भी नहीं है, लेकिन द थिंग इज़ कि हमारे पास ऐसे बड़े-बड़े संत और ऐसे बड़े-बड़े अ, ज्ञानी हुए, जैसे एक युक्तेश्वर गिरि थे, जैसे एक हमारे योगानंद जी थे। इन लोगों ने बड़ी कोशिशें की और इनकी कोशिशों के फलस्वरूप वेदों के ये जो गूढ़ अर्थ हैं, ये हमारे सामने आए हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं मनुस्मृति में इन 4 श्लोकों को 14 से लेकर 17 तक, इसका जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है जो कि युक्तेश्वर गिरि जी ने दिया था, उस एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कहा जा रहा है। 14वें से 17वें श्लोक में अगर आप ये देखें, यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा। ब्रह्मा ने उस परमात्मा रूप प्रकृति से मन उत्पन्न किया। ये 14वें से 17वें श्लोक का एक डिस्क्रिप्शन है। ब्रह्मा ने उस परमात्मा रूपी प्रकृति से मन उत्पन्न किया, फिर मन से अहंकार, अहंकार से महत्त्व, सत्व, रज, तम तीनों गुण और शब्द, स्पर्श, रूप आदि विषयों के विषय रूप 5 ज्ञानेंद्रियां और अहंकार, इन 6 के सूक्ष्म अवयवों को अपनी अपनी मात्राओं में अर्थात शब्द स्पर्श आदि में मिलाकर समस्त चल अचल विश्व रूप की रचना की। ये पढ़ने पर बिल्कुल ऐसा लगेगा कि पता नहीं कहाँ आ गए हैं, क्या लिखा हुआ है, बट ये बहुत ही क्लीन वे में हर चीज बताई गई है। अगर वेदों के माध्यम से आपने इनको समझा है, तो आप इस लाइन को समझ जाएंगे क्योंकि मनुस्मृति में मनु ने प्रकृति के बारे में, इसकी संरचना के बारे में केवल और केवल एक इशारा भर दिया है क्योंकि ये इस मनुस्मृति है, ये स्मृति है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो ये बताता है कि मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार मनुष्य को कैसे अपना जीवन जीना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। हो सकता है मेरी प्रवृत्ति शराबियों वाली हो सकता है मेरी प्रवृत्ति बहुत धार्मिक हो सकता है मेरी प्रवृत्ति एक ऐसे व्यक्ति की हो जो पैसा, पैसा, रुपया, पैसा इन्हीं चीज़ों में सब कुछ देखता हो, धन-दौलत में ही सब कुछ देखता हो। तो ये अलग-अलग तरह की प्रवृत्ति के लोगों को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए सो दैट कि वो अपने बोध को प्राप्त कर सकें। यानी अपने आप को, अपने वास्तविक स्वरूप को, जो ब्रह्म स्वरूप है, जो चित है, उस वास्तविक स्वरूप जिसको चित कहते हैं, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसे बोध कहते हैं, बुद्ध की भाषा में जिसे बोध कहते हैं, इन चीज़ों को व्यक्ति जान सके, उस तरफ जा सके, उसके लिए जो विधान बनाया है वो मनुस्मृति है। लेकिन प्रकृति की रचना के विषय में, प्रकृति कैसे बनी है इसके विषय में डिटेल डिस्क्रिप्शन देना उनका काम नहीं था। इसलिए उन्होंने केवल एक इशारा भर दिया है, एक सारांश दे दिया है, एक समरी दे दी है कि इस तरीके से ये पूरी की पूरी सृष्टि निर्मित हुई, राइट? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने बात क्या की, ब्रह्मा की बात की, कि ब्रह्मा आए, ब्रह्मा ने मन को उत्पन्न किया, मन से अहंकार, अहंकार से महत्त्व, सत, रज, तम तीनों गुण और शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, ये जितने भी आ, विषय होते हैं, जो ज्ञानेंद्रियों के विषय होते हैं, ज्ञानेंद्रियां होती हैं, इनको प्रकट किया। उसके अलावा 5 अहंकार हो गए, 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, अहंकार हो गए, और जितने भी शब्द, स्पर्श आदि को मिला करके जितना भी कुछ है इस संसार में, उस पूरे के पूरे विश्व की रचना की। शरीर के सूक्ष्म 6 हिस्सों अर्थात अहंकार और पंच महाभूत आदि समस्त कार्यों के आश्रय होने से, यानी इन सब चीजों का आश्रय होने से, इन सभी चीजों को
प्रकट करने वाला होने की वजह से ब्रह्मा की मूर्ति को शरीर कहते हैं। ब्रह्मा की मूर्ति को शरीर कहते हैं, उनको शरीर माना जाता है। ठीक है। ब्रह्मा की मूर्ति को शरीर कहते हैं। मूर्ति यानी किसी चीज का मूर्त रूप, किसी गुण का मूर्त रूप, उसे मूर्ति कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें विद्युत, बिजली, तो बिजली का मूर्त रूप क्या है? अगर हम पंखा भी चला दें तो पंखा क्या है? बिजली का मूर्त रूप है। मूर्त यानी प्रकट रूप। विद्युत का प्रकटीकरण है पंखे के रूप में। पंखा जब चल रहा है तो विद्युत का प्रकटीकरण है, उसकी शक्ति का प्रकटीकरण है। विद्युत की शक्ति का प्रकटीकरण क्या है? प्रकाश हो गया। जो आपके घर में बल्ब जल रहा है वो विद्युत की शक्ति का प्रकटीकरण है। दैट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। If you are starting a fan, then that fan is the manifestation of the electrical energy. उस electrical energy का manifestation है। तो इसी तरीके से इस पूरी की पूरी सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं, जिसमें सत रज तम ये सारी चीजें आती हैं, ज्ञानेंद्रियां आती हैं, इंद्रियों के गुण आते हैं, इन सारी चीजों को मिला करके जो इन शक्तियों को प्रकट करने वाला है, जहां से ये शक्तियां प्रकट होती हैं, जिनका ये मैनिफेस्टेशन है, जिनका ये मैनिफेस्टेशन है, उन्हें ब्रह्मा कहा जाता है। और ये पूरी की पूरी जो सृष्टि है, इसमें ये जितनी भी चीजें हैं, उन सब का वो आश्रय है, यानी उन सब का वो एक तरीके से रिफ्यूज है, जहां पे ये सारी शक्तियां रहती हैं, जहां पे ये सारी शक्तियां प्रकट होती हैं, उनकी शरण स्थली है। तो उस शरण स्थली को ही क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। यानी इस पूरी सृष्टि में लगातार जो कुछ बन रहा है, ये इन्हीं चीजों से चल रहा है। ठीक है। बनाने का काम ब्रह्मा का। ठीक है। तो ब्रह्मा कुछ और नहीं है, ब्रह्मा एक शक्ति है। इस ब्रह्मांड में जैसे तरह तरह की शक्तियां हैं, उसी प्रकार से वह भी एक शक्ति है। जैसे एक शक्ति है जो माँ के गर्भ में बच्चे का प्रोटीन का निर्माण करती है, एमआरएनए और टीआरएनए, जिसको वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है, जीव विज्ञान की भाषा में। ठीक है। वो तो वैज्ञानिकों ने नाम दे दिया, वेदों में कुछ और नाम दिया है, ब्रह्मा के मानस पुत्र आप कह सकते हैं उन्हें। ठीक है। तो इस तरीके से ग्लॉसरी अलग है, शब्दकोश अलग है, लेकिन शब्दों के अर्थ वही हैं, शब्द वही कहे गए हैं। अब आप इन चीजों को देखिए, जिन चीजों के बारे में यहाँ लिखा गया है, अगर आप इनको सीधे सीधे पढ़ते हैं तो आप इन्हें रटने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, रटने से ज्यादा इसे समझने की जरूरत है कि ये सृष्टि और इसका निर्माण कैसे संभव हो सका। तो आइए देखते हैं क्या कुछ बताया है युक्तेश्वर गिरी जी ने अपने जो व्याख्यान उन्होंने दिए हैं, जिसका नाम है कैवल्य दर्शन या द होली साइंस। एक बुक लिखी है युक्तेश्वर गिरी जी ने, द होली साइंस। तो उसी द होली साइंस से ये जो 14 से 17वां श्लोक है, 14वें श्लोक से 17वां श्लोक है, इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है उसकी व्याख्या यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। कैवल्य दर्शन बुक मैं आपको दिखा चुका हूं, हमारे पास एक प्लेलिस्ट भी है, वहां जाकर के भी आप इन चीजों को समझ सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मनुस्मृति में जो ये 4 श्लोक हैं, इनका मतलब क्या है। होली साइंस में ये चीज बताई गई है कि जो हमारा तत्व है, जिसको गॉड पार्टिकल आज की डेट में कहा जाता है, वो तत्व बिल्कुल सूक्ष्म है। ठीक है। उस तत्व में कुछ नहीं है, ऐसा लगता है कि उसमें कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं करता। लेकिन इस तत्व में जब कंपन पैदा होता है, इसमें एक आकर्षण शक्ति होती है। इसमें एक ही शक्ति होती है, आकर्षण शक्ति। इसमें जब कंपन पैदा होता है इस कण में, ठीक है, जब इस कण में कंपन पैदा होता है तो इसमें एक आकर्षण शक्ति का जन्म होता है। आकर्षण शक्ति इधर की ओर खींचती है, ए से दिखा सकते हैं अट्रैक्टिव पावर को। जब आकर्षण शक्ति प्रकट होती है, तो आकर्षण शक्ति को आकर्षण की शक्ति तभी कहा जा सकता है जब उसके विपरीत कोई विकर्षण मौजूद हो, यानी रिपल्सन फोर्स मौजूद हो। अट्रैक्शन ओनली एग्जिस्ट व्हेन वी नो देयर इज अ रिपल्सन। जब तक रिपल्शन नहीं होगा तब तक हम अट्रैक्शन को भी नहीं जान पाएंगे। डुअलिटी के बिना चीजों का ज्ञान होना बिल्कुल असंभव है। ठीक है। तो ये जो शक्ति है, ये आकर्षण की शक्ति है, ये अपनी ओर चीजों को खींचती है। लेकिन ये आकर्षण की शक्ति जब अपनी ओर खींचती है, जैसे ये पॉइंट रहा, ये अपनी ओर खींचती है चीजों को, लेकिन क्योंकि ये आकर्षण की शक्ति है, इसलिए इससे जुड़ा हुआ एक विकर्षण सदैव रहता है। तो विकर्षण इधर जाता है, इसको आर से दिखा दे रहा हूं। अट्रैक्टिव फोर्स इधर की ओर आ रही है, डायरेक्शन इधर की ओर है, रिपल्सिव फोर्स की डायरेक्शन इधर की ओर है। ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है और ये जो रिपल्सिव फोर्स है, ये दोनों विपरीत दिशाओं में चलते हैं। और ये कुछ इस तरीके से चलते हैं जैसे आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ा होगा। तो पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, आपने उसको देखा होगा, समझा होगा, साइंस की भाषा में अगर आप जाने, तो ये पूरा का पूरा ना एक लचीला सा, एक फ्लेक्सिबल सा जाल सा है। सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक जाल अगर हम एक तरीके से इमेजिन करें, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक जाल है। ये जाल बड़ा लचीला सा है। इस लचीले जाल का जो रीजन है वो ये है कि ये जो आकर्षण और विकर्षण की शक्ति है, अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स है,
ये कुछ इस तरीके से चलता है। यू विल बी एबल टू इमेजिन दिस वे, जैसे यहाँ पे ये शक्ति है, ये अगर ऐसे खींच रहा है तो ये ऐसे जा रहा है, यानी बराबर मात्रा में ये आगे और पीछे जा रहे हैं। जैसे ये ऐसे खींच रहा है तो ये खींचने का तरीका ऐसे यूं करके खींच रहा है, ये वाला यहाँ पे पॉइंट बीच में हुआ और यूं करके खींच रहा है, तो यहाँ से जो रिपल्सन फोर्स है वो भी यूं जा रही है। तो जिस तरीके से ये लहरा रही है उसी तरीके से ये रिपल्सन, ये अट्रैक्शन पावर है जो लहरा रही है, इसके विपरीत एक रिपल्शन पावर है जो ऐसे ही लहरा रही है। तो यूं करके चीजें जो है पीछे भागती चली जा रही हैं। तो जब यूं करके चीजें भाग रही हैं तो ये एक वेव बनाता है, ये एक वेव बनता है जिसका एक मिडिल पॉइंट है। ठीक है, इस मिडिल पॉइंट के इधर ये लहरा रही है, इस मिडिल पॉइंट के इधर ये लहरा रही है। इस लहर से जो तरंग पैदा होती है, इस लहर से जो तरंग पैदा होती है उसका स्वरूप कुछ ऐसा है। इस लहर के जो स्वरूप को अगर आप देखें तो ये तरंग की तरह है। जब भी कोई वेव पैदा होती है तो उस वेव में एक क्या होती है, वेव की खासियत है उसमें फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, उसमें एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, उसमें एक फ्रीक्वेंसी होगी। अगर उसमें फ्रीक्वेंसी है तो उस फ्रीक्वेंसी से ही क्या बनता है, साउंड बनता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी से ही साउंड बनता है, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं है तो साउंड आप अनुभव नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है कि इस प्रकृति में सबसे पहले जो चीज पैदा हुई वो क्या है, वो ध्वनि है। अगर आप जैसे अगर आप उसको पढ़ें, शिव महापुराण को, वहां पर भी यही बताया गया है कि इस पूरी की पूरी सृष्टि में सबसे पहले जो चीज आई वो क्या थी, वो ध्वनि थी, वो आवाज थी। ठीक है, तो ये जो ध्वनि है ये सबसे पहले पैदा हुई, और ये ध्वनि किस चीज की है, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये खास फ्रीक्वेंसी एक विशेष प्रकार की ध्वनि है। उस ध्वनि को पता है क्या कहते हैं, दैट ध्वनि, दैट साउंड इज नोन एज द साउंड ऑफ ओम। वो ध्वनि ओम की ध्वनि है। तो इस तरंग की वजह से वो ओम की ध्वनि आपके सामने आती है। ठीक है, तो ओम की ध्वनि का कारण क्या है, ये तरंग जो कि इसके कंपन से पैदा होती है, जिसको गॉड पार्टिकल कहा जाता है, जिसको परमात्मा कहा जाता है, परम चेतना कहा जाता है। ठीक है, ये ओम की ध्वनि हो गई। अब इससे क्या होता है कि जब ये उल्टी दिशा में भागता है, ओम की ध्वनि की बात हमने कर ली, जब ये उल्टी दिशा में भागता है, ये उल्टी, सपोज ये रहा, ये उल्टी दिशा में भाग रहा है, तो जब ये उल्टी दिशा में भागता है तो ये सिर्फ और सिर्फ रिपल्सिव मोड में पीछे नहीं भाग रहा है, ये हर चीज को उल्टा दिखाता है जो कुछ इधर है। जैसे यहां पर ये क्या है, ये एक ही तत्व है, दिस इज वन। लेकिन जब ये उल्टा भागता है तो ये क्या करता है, अपने आप को ये कई कणों में तोड़ लेता है, असंख्य कणों में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में ये डिवाइड हो जाता है। यहां पर ये एक ही कण है, लेकिन जब ये उल्टा भाग रहा है तो ये असंख्य कणों की कल्पना करता है। और जो कल्पना होती है वही क्या होती है, साकार हो जाती है। जैसे अगर मैं अपना घर बनाऊं तो पहले उसकी कल्पना करूंगा, उसके बाद मेरा घर बनेगा और वो घर वैसा ही दिखेगा जैसे मेरी कल्पना थी। तो यहां पर जब ये जो पावर है उल्टा भागती है, तो जो ये सिंगल एलिमेंट था, जो सिंगल चेतना थी, एक कण था, उस एक कण को इसने कई कणों में तोड़ दिया। इन असंख्य कणों को, ये इनफाइनाइट है, इनको मिला करके जब इनको कंबाइन करते हैं तो इन असंख्य कणों को मिला करके हम क्या कहते हैं, इनको माया कहते हैं। इन असंख्य कणों को ही माया कहते हैं। जब इनको कंबाइंड रूप में देखते हैं तो इनको माया कहा जाता है। लेकिन अगर हम किसी एक कण की बात करें, किसी एक कण को पकड़ लें तो उसको अविद्या कहा जाता है। यानी संयुक्त रूप से सभी कणों को माया कहते हैं, और एक किसी कण को अगर हम पकड़ लें तो उसको अविद्या कहते हैं। ठीक है, तो ओम के प्रभाव के कारण ये चीज होती है। तो अविद एक तो हो गया, ये जो कण है इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। एक हो गया अणु। दूसरा हो गया ये कि यहां पर ये जो जो तत्व है जिसको परम चेतना कहते हैं, ये काल के प्रभाव से, यानी समय के प्रभाव से चीजें नष्ट होती हैं, लेकिन ये समय के प्रभाव से नष्ट न होने वाली चीज है। इसलिए जो कुछ भी पीछे भागते समय ये बनाता है वो सब समय के साथ नष्ट न होने वाली चीज है। लेकिन इधर जो कुछ भाग रहा है वो समय के साथ नष्ट होने वाली चीज है। राइट, तो जो कुछ उधर है उसका उल्टा इधर बनने लगता है, इधर काल का निर्माण हो जाता है, जो इन असंख्य कणों को क्या करता है, बनाता और बिगाड़ता रहता है। इन्हीं असंख्य कणों के माध्यम से जो हमारा शरीर है, जो पदार्थ है, उसको बनाता और बिगाड़ता रहता है। तो अविद्या कहते हैं प्रत्येक कण को। अणु की बात हो गई कि प्रत्येक कण को अणु कहा जाता है। उसके बाद क्योंकि ये क्या करता है, जो कुछ त्रिकाला बाधित है, यानी जिस पर काल का यानी समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको क्या दिखाता है, उसको काल के रूप में दिखाता है। तो काल के रूप में का मतलब होता है कि उसको समय के रूप में ये बताने लगता है, तो उसको काल या समय कहते हैं। ठीक है, तो चार चीजें प्रकट होती हैं, एक तो अणु, दूसरा काल, और तीसरा क्या है, देश। काल क्यों प्रकट हुआ, क्योंकि ये उल्टा कर रहा है, जो चीज यूनिक है, जिसके ऊपर किसी चीज का असर नहीं पड़ता, इसने उल्टा भागने की वजह से, अपोजिट डायरेक्शन में भागने की वजह से, क्योंकि जो रिपल्सिव फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव फोर्स से बिल्कुल उल्टे गुण रखती है। क्योंकि ये उल्टे गुण रखती है इसलिए जो कुछ एक है उसको अनेक दिखाती है।
जिसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता समय का, उसको समय से प्रभावित दिखाती है। जब समय से प्रभावित दिखाती है तो काल की जो परिकल्पना है वो सामने आती है हमारे यूनिवर्स में, हमारे हमारी सृष्टि में, जिसको अपरा प्रकृति कहते हैं। उसके बाद आता है देश। देश का मतलब क्या हुआ? देश का मतलब होता है दूरी। ठीक है, देश का मतलब होता है दूरी, कुछ और मतलब नहीं है इसका। देश का मतलब होता है दूरी। तो होता क्या है, अगर कई कण एक दूसरे से अलग हो रहे हैं तो एक कण से दूसरे कण के बीच की जो दूरी है उसी को क्या कहते हैं? देश कहते हैं। ये दूरी क्यों आई? ये तो एक तत्व था, इसमें और उसमें कोई दूरी नहीं है। एक कण से दूसरे कण के बीच में कोई दूरी नहीं है, बना वो इसी परम चेतना से ही है, इसी सुप्रीम कॉन्सियसनेस से वो बना हुआ है। लेकिन सुप्रीम कॉन्सियसनेस चारों तरफ फैली हुई है, वो एक है, मेरे अंदर, आपके अंदर, किसी दूसरे के अंदर, किसी भिखारी के अंदर, किसी कुत्ते के अंदर, वही कॉन्सियसनेस चल रही है। एक दूसरे के भीतर वही कॉन्सियसनेस जा करके तैर रही है। लेकिन ये जो है ये क्या करता है? ये एक कॉन्सियसनेस नहीं दिखाता है, ये दूरी दिखाता है। मैं अलग हूं, वो कुत्ता मुझसे दूर है, वो जानवर मुझसे दूर है। जानवर की बात छोड़िए, इंसान इतना मूर्ख है कि वो इंसान को इंसान से अलग करके अपनी सोच इतनी उल्टी कर लेता है, बताया जो गया है उसका भी उल्टा कर देता है। बताया गया है कि कर्म के आधार पर वर्ण या जातियां होंगी, लेकिन वो बना कैसे लेता है? जन्म के आधार पर। उसके बाद जो है भेदभाव का खेल शुरू करता है, उल्टे काम करता है। तो ये जो देश है ये कुछ और नहीं है, ये दो कणों के बीच की दूरी, क्योंकि कण बन रहे हैं तो एक कण से दूसरे कण के बीच की दूरी असंख्य दूरी हो सकती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस हो सकती है, हमारे लिए इनफाइनाइट है। ये एक कण से दूसरे कण के बीच की दूरी क्या हो सकती है? इनफाइनाइट। अपने बगल वाले कण को छोड़ दीजिए, बहुत दूर जो कण है उसके बीच और हमारे बीच जो दूरी है कण के स्तर पर, वो बहुत बड़ी हो सकती है। इसी इसी दूरी को हम देश कहते हैं। तो अणु, काल, देश, ये तीन तत्व हो गए, और चौथा तत्व जो प्रकट होता है स्टार्टिंग में, वो जो चौथा तत्व है उसे हम कहते हैं ये ओम की ध्वनि, जिसको प्रणव कहा जाता है। तो प्रणव, अणु, काल, देश, चौथा यहाँ पे आप लिख दो प्रणव। हालांकि प्रणव पहला शब्द है, लेकिन आप यहाँ पे दिखाने को दिखा सकते हैं। तो प्रणव, अणु, देश और काल, ये चार चीजें किससे प्रकट होती हैं? उस एक परम तत्व के, उस एक परम चेतना के, जिसको गॉड पार्टिकल आज का विज्ञान कहता है, उसके अंदर कंपन पैदा होने से ये चीजें पैदा होती हैं। ठीक है। अब ये जो कण होता है, ये जो अणु होता है, अब अणु की बात करते हैं। ये जो अणु होता है, इस अणु को क्या कहते हैं? इस अणु को ही चित्त कह सकते हैं। चित्त, जो अभी शुद्ध है, अभी इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, ये अभी सिर्फ बहता जा रहा है। इस चित्त पर ये जो गॉड पार्टिकल है, जिसको हम चित्त कहते हैं, जिसको हम परम चेतना कहते हैं, इस परम चेतना का जो मुख्य गुण है वो है प्रकाश। क्या है? लाइट। इसी लाइट में जीवन के सारे गुण रहते हैं। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में क्या कहा कि मैंने सबसे पहले ये जो ज्ञान है प्रकृति को चलाने का, ये ज्ञान मैंने सूर्य को दिया। तो सूर्य को देने का मतलब ये नहीं है कि सूर्य को इंसान था उसको बैठाया और उसको सिखाया, नहीं। सूर्य में जो प्रकाश है, उस प्रकाश में वो सारे तत्व डाल दिए, वो सारे तत्व हैं, वो सारी चीजें हैं, वो सारे गुण हैं, जो कि हमें स्टिमुलेट कर सकते हैं, पदार्थों को स्टिमुलेट कर सकते हैं, पेड़ पौधों को स्टिमुलेट कर सकते हैं, और उनके माध्यम से उसकी ऊर्जा, जो प्रकाश की ऊर्जा है, वो उसमें संचित हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है पेड़ पौधों में। पेड़ पौधों में इकट्ठी हुई ये ऊर्जा जानवरों के भीतर, हमारे भीतर खाने के माध्यम से, जब हम उनको खा जाते हैं पेड़ पौधों को, और कुछ मांसाहारी लोग जानवर खा जाते हैं, तो उसके माध्यम से वही सौर ऊर्जा हमारे अंदर पहुंचती है। वॉट एवर वी ईट, एक साइंटिस्ट थे काइल, 1933 में उन्होंने वैज्ञानिकों के एक सम्मेलन को संबोधित किया, मिस्टर क्राइल ने। तो क्राइल ने यह बताया कि वॉट एवर वी ईट इज जस्ट द रेडिएशन। जो कुछ भी हम खा रहे हैं दैट इज जस्ट द रेडिएशन ऑफ सन। सन से आने वाला रेडिएशन ही है जो हम खा रहे हैं। तो ये जो लाइट है, इस ये लाइट जब इस चित्त पे पड़ती है, यानी लाइट, जिसको डिवाइन लाइट कह सकते हैं, प्लस चित्त, इन दोनों के मिलने से बनता है चित्त। इसको चित्त कहते हैं। चित्त, जब ये प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है, जब इसमें अपना स्वतंत्र भाव आ जाता है, इसके जब प्रकाश पड़ता है तो इसमें भी काम करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, चीजों को प्रभावित करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, ये बनता है चित्त। ठीक है। तो चित्त जब तक उल्टा भाग रहा है, जब तक कण उल्टा भाग रहे हैं, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनके ऊपर प्रकाश पड़ता है किसका? ये जो डिवाइन लाइट है, जो कि इसी से प्रकट है, जो परम चेतना से, जो सुपर कॉन्सियसनेस उसी पार्टिकल से निकली है, उसी पार्टिकल से निकल करके जब इस चित्त पे पड़ती है तो ये चित्त चित्त बन जाता है। और यही चित्त पूरा संसार चला रहा है, इसी चित्त से सारे संसार में वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, चाहे वो इच्छा आपकी मुक्त होने की ही क्यों ना हो, मुक्ति प्राप्त करने की ही क्यों ना हो, वो इच्छा भी इच्छा है। तो ये सब चीजें इस चित्त से शुरू होती हैं। ये जो चित्त है, ये इस अणु को, जो अब चित्त बन चुका है, उसको आप कुछ इस तरीके से सोच सकते हैं। इसका एक नॉर्थ पोल है, इसका एक साउथ पोल है।
क्योंकि ये दोनों तरफ खिंच रहा है, इधर भी खिंच रहा है, इधर भी खिंच रहा है, तो दोनों तरफ खिंचने की वजह से इसमें मैग्नेटिज्म पैदा हो जाता है। ये जो मैग्नेटिज्म है, इसमें एक पोल आप नॉर्थ मान सकते हैं, एक साउथ मान सकते हैं। कौन सा नॉर्थ है, कौन सा साउथ है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज ये है कि इस खिंचाव की वजह से एक चुंबकत्व का गुण इसमें पैदा हो जाता है, एक मैग्नेटिज्म इसमें पैदा हो जाता है। तो इसको जरा ऐसे दिखाते हैं मैग्नेटिज्म को। ये रहा मैग्नेटिज्म, ये एक पोल वन और पोल टू लिखते हैं, रेदर देन हम नॉर्थ और साउथ पोल लिखे, हम इसको पोल वन और पोल टू लिखते हैं। एक रहा ये, एक रहा ये, और एक बीच में होता है। आपने चुंबक देखा ही होगा, बीच का हिस्सा न्यूट्रलाइज होता है, उसमें ना तो अट्रैक्शन का गुण होता है, ना ही रिपल्सन का गुण होता है। जब उस चुंबक को आप तोड़ते चले जाते हो तो उसका एक छोटा सा कण भी अपने आप में एक चुंबक बन जाता है। ठीक है, अब आप समझेंगे इसको कि किस तरीके से वेदों के माध्यम से सन 1885 में, ये आज और कल में लिखी गई चीज नहीं है कि वैज्ञानिक आविष्कारों को देख करके युक्तेश्वर गिरी ने लिख दी हो। ये बहुत पहले 1885 में ही ये बुक लिखी गई है, जब इन चीजों का कोई वो नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था लोगों को, बहुत कम लोग विज्ञान को इस हद तक जानते थे। ठीक है, तो ये जो पोल है P1, ये P2, बीच वाला न्यूट्रल पोल N। ठीक है, तो इस P1 के खिंचने की वजह से जो जो सत्व की ओर खिंच रहा है, जो इसकी ओर खिंच रहा है, सत्य की ओर, यानी कि परम चेतना की ओर खिंच रहा है, उससे बनता है सत्व। जो परम चेतना की ओर खिंच रहा है उससे बनता है सत्व, या उसको कहते हैं बुद्धि। जो कुछ सत्व है वही क्या है, बुद्धि कहा जाता है। और जो दूसरी तरफ खिंच रहा है वो क्या बनता है, वो बनाता है मनस। मनस क्या है, मनस इज द रॉ मटेरियल ऑफ मन। जिस चीज से हमारा मन बना है उसका जो रॉ मटेरियल है, दैट इज नोन एज मनस। तो ये जो दूसरा पोल है, जो इधर की ओर है, जिधर सृष्टि यानी जिधर उल्टा ये भाग रहा है, रिपल्सिव फोर्स जिधर भाग रहा है, रिपल्सिव फोर्स की वजह से जिधर इनफाइनाइट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भाग रहे हैं, इनफाइनाइट कण जो भाग रहे हैं, उधर की ओर भागने की डायरेक्शन में जो कुछ बनता है वो क्या होता है, वो मनस होता है। मनस इज द रॉ मटेरियल ऑफ मन, हमारे मन का, मेरा मन कर रहा है ये कर दूं, मेरा मन कर रहा हूं, तो इस मन का जो रॉ मटेरियल है, दैट इज नोन एज मनस। और वो दूसरे पोल से बनता है। तीसरे पोल, इसको हम क्या कहते हैं, हाँ, ये जो दूसरा पोल है ना, ये किसका प्रतीक होता है, ये तो मनस तो बना रहा है, खिंचने की वजह से मनस बना रहा है, ये बुद्धि बना रहा है, ये मनस बना रहा है। लेकिन पोल जो P1 है, इसकी एक और खासियत होती है, ये क्या करता है, सत्व, सतगुण, ये सतगुण को पैदा करता है, क्योंकि ये परम चेतना की ओर भाग रहा है, इसलिए ये सतगुण को पैदा करता है। ये उल्टा भाग रहा है, बिल्कुल उल्टा जा रहा है, इसलिए ये तमोगुण को प्रकट करता है। सतरज और तम तीन गुण बताए जाते हैं ना, तो ये जो मनस है, ये जो मनस की ओर वाला जो पोल है, वो तमोगुण को रिप्रेजेंट करता है, उसी को प्रकट करता है। ठीक है, और जो बीच वाला है वो किसको प्रकट करता है, रज। तो सत, रज और तम ऐसे प्रकट होते हैं। यानी चुंबक के जो तीन पोल हैं, एक पोल जो कि उधर की ओर खिंच रहा है परमात्मा की ओर, दूसरा पोल जो कि उल्टा डायरेक्शन में खिंच रहा है, आप ऐसे कह सकते हैं, एक परा है, एक अपरा है। जो कुछ अपरा की ओर खिंच रहा है, जो कुछ परा की ओर खिंच रहा है वो सत है, जो कुछ अपरा की ओर खिंच रहा है वो तम है, जो कुछ परा और अपरा के बीच में है वो क्या है, वो रज है। ठीक है, इसीलिए हमारी जो पृथ्वी है, आप इसको ऐसे समझिए, चुंबक को जरा हम सीधा खड़ा कर देते हैं। ये रही हमारी चुंबक। ठीक है, इस चुंबक में यहाँ पर P1 है, ये P2 है, ये बीच में न्यूट्रलाइज है, ये है हमारा न्यूट्रल पोर्शन जिसको हम रज कहते हैं। ये P1 ऊपर जा रहा है, इसकी ओर, परा की ओर। ये P2 जो है वो ये बीच की लेयर है। ठीक है, ये बीच में कुछ लेयर है। P2 जा रहा है नीचे की ओर, ये है अपरा। ठीक है, अपरा पूरा लोक है ये। इस अपरा में क्या है, तम से बना हुआ है सब कुछ। तो ये जो ऊपर परा की ओर जो सत जा रहा है और नीचे की ओर जो तम जा रहा है, इन दोनों के बीच में रज रहता है। इसी पट्टी में हमारी पृथ्वी होती है, इसी पट्टी में हमारी पृथ्वी एग्जिस्ट करती है। इसके ऊपर जो कुछ है वो सात लोक जो कहे जाते हैं, सेवन हेवेंस जिनको कहा जाता है, वो ऊपर की ओर सात लोक हैं। नजदीक वाला सबसे कम प्रभावशाली है, सबसे ऊपर वाला परा के यानी परमात्मा के सबसे नजदीक है, इसको सत्य लोक कहा जाता है। नीचे जो है वो कुछ और नहीं है, दे आर दी प्लेसेस विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जोन्स। दे आर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जोन्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी। जितने भी लोक हैं, दे आर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जोन्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज। उसी तरीके से नीचे जो जाता है वो तम का प्रतीक है। तो सत, रज और तम, ये तीन कैसे प्रकट होते हैं ये आपको पता चल गया। मनस क्या है, सत क्या है, ये पता चल गया। तो तीन चीजें अभी तक आप देख चुके हैं, सत, रज, तम, ये तीन देख चुके हैं। उसके अलावा आप मन देख चुके हैं, जो मनस से बनता है। और उसके अलावा क्या बनती है, बुद्धि, जो कि सत्व से बनती है। ठीक है, तो ये तीनों को मिला करके त्रिगुण को एक, तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था, इसको एक कहा जाता है, एक यूनिट गिना जाता है।
मन और बुद्धि, ये कुल मिलाकर के तीन हो गए। ठीक है, ये तीन तत्व हो गए। अब इसके बाद हम आते हैं कि जब ये मैग्नेट हम सीधी खड़ी कर देते हैं। ये मैग्नेट एक तरफ P1 है, एक तरफ P2 है। इसमें क्या है, एक तरफ न्यूट्रल है बीच में। ये जब खिंच रही होती है, इसके खिंचने की वजह से, खिंचने का मतलब है कि ये चुंबक चल रही है एक तरीके से। आपने अगर विज्ञान, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने विज्ञान ढंग से पढ़ा हो, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स अगर आपने ढंग से पढ़ी हो, तो भौतिक विज्ञान में आपने देखा होगा कि अगर हम एक मैग्नेट को, कोई एक कंडक्टर ले लें, एक कुंडली बनाई जाती है, एक कॉइल बनाई जाती है। उस कॉइल के बीच में से जब एक मैग्नेट को घुमाया जाता है, ये कॉइल किसकी होनी चाहिए, एक कंडक्टिंग एलिमेंट की होनी चाहिए। कंडक्टर एलिमेंट की एक कॉइल बनाई, ठीक है। और उस कॉइल के बीच में से हमने एक चुंबक गुजारी, जैसे जैसे ये चुंबक ऐसे करके गुजरती है, वैसे वैसे इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट, ईसी इलेक्ट्रिक करंट को मैं लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक करंट इस कॉइल में बहने लगती है बहुत छोटी मात्रा में, जब एक चुंबक को इसके बीच से निकाला जाता है। विच मीन्स कि जैसे ही कोई मैग्नेट किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी कंडक्टर मटेरियल के बीच से होकर गुजरता है, अगर ना भी गुजरे, कंडक्टर मटेरियल तो हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम ये प्रूफ कर सकें कि हाँ, गुजरता हुआ मैग्नेट, जाता हुआ मैग्नेट अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। लेकिन अगर इसके चारों तरफ कोई कंडक्टर ना हो जो कि इलेक्ट्रिसिटी को रिप्रेजेंट कर सकता हो, तो भी, सीधी सी बात है, तो भी ये मैग्नेट जब चल रहा है तो अपने चारों ओर छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है। तो इसी वजह से जब ये ऊपर की ओर खिंच रहा है जिसको परा कहते हैं, और नीचे की ओर जो खिंच रहा है जिसको अपरा कहते हैं, इन दोनों की ओर खिंचने की वजह से जो बीच का पोर्शन है, इसके ऊपर खिंचने की वजह से और इसके नीचे खिंचने की वजह से क्या बन जाती है, इलेक्ट्रिक चार्ज बनता है। इलेक्ट्रिक चार्ज बन जाती है, राइट। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे बनती है उसको जरा ध्यान से देखते हैं। ये रहा आपका मैग्नेट, ठीक है, ये रहा पोल वन, ये रहा पोल टू, इसमें ये रहा दो पोल, ये हो गए, बीच में न्यूट्रलाइजिंग पावर हो गई। अब होता क्या है कि इसके ऊपर के सिरे से एक इलेक्ट्रिक चार्ज बनता है, प्लस और माइनस। इसके दो पोल होते हैं, प्लस और माइनस, तो ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाता है, केवल ऊपर के हिस्से से नहीं, नीचे के हिस्से से भी इलेक्ट्रिकल डाइपोल बनाता है। ठीक है, उसके अलावा बीच के हिस्से से भी क्या करता है, एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल बनाता है, प्लस माइनस। ठीक है, अब ये ऊपर नीचे बीच के हिस्से से बना दिया, अब बीच के हिस्से और ऊपर के हिस्से के बीच से भी एक क्या बनता है, इलेक्ट्रिकल डाइपोल और बनता है, प्लस माइनस। इससे भी क्या होता है, एक और बनता है, प्लस माइनस। ठीक है, ये पांच इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स, विद्युत ध्रुवों, द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव बाइपोल्स, ठीक है, बाइपोल्स बन जाते हैं, इलेक्ट्रिकल बाइपोल्स बन जाते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रिकल बाइपोल से अब सारी चीजें बनना शुरू होती हैं। अभी तक आपने मन बुद्धि ये सारी चीजें देख ली। मन क्या है, मन ही अहंकार का कारण है। मन बुद्धि अहंकार, जब मनस बनता है तो वो अहंकार में आ जाता है। अहंकार क्या चीज, किस चीज का, कि मैं एग्जिस्ट करता हूं, मैं ही सब कुछ हूं। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, ये शरीर ही सब कुछ है, वो क्या है, वो अहंकार का बिल्कुल गहनतम रूप है कि शरीर ही सब कुछ है। ये सबसे बड़ा अहंकार है कि शरीर ही सब कुछ है। उल्टी दिशा में भाग रहे हैं इसलिए हमें ऐसा लगता है, राइट। जब हम सीधी दिशा में भागना शुरू करते हैं तो अपने स्वरूप को हम पहचान जाते हैं। यहाँ पर ये जो पांच शक्तियां हैं, ये जो पांच विद्युत द्विध्रुव हैं, इन विद्युत द्विध्रुवों को हम कैसे देख सकते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं। पहली चीज आई ये आपका, एक विद्युत द्विध्रुव को उठा लेते हैं, किसी एक को, ठीक है, ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, और बीच में रहा न्यूट्रल। ठीक है, अब ये प्लस माइनस और न्यूट्रल किससे बना है, उसी अणु से बना है। और अणु क्या था, मैग्नेट था, मैग्नेट बन चुका था। ये अणु क्या बन चुका था, ये मैग्नेट था। इस मैग्नेट में क्या चीजें थी, सत रज और तम, ये तीनों चीजें थी। सत भी था, रज भी था, और क्या था, तम भी था। ये तीन चीजें थी। तो ये जो इलेक्ट्रिकल डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिकल डाइपोल भी पूरा का पूरा सत रज और तम, इन तीनों चीजों से क्या होता है, प्रभावित होता है। मतलब इसमें सत रज और तम पूरे के पूरे इलेक्ट्रिकल डाइपोल में पहले से रहते हैं। इस पूरे इलेक्ट्रिकल डाइपोल में जब ये मैग्नेट के घूमने से चल बनता है, तो इसमें इलेक्ट्रिकल डाइपोल में जो है पहले से ही सतरज और तम तीनों गुण रहते हैं। इन तीनों गुणों में से जो प्लस का हिस्सा है, जो माइनस का हिस्सा है, अब इसकी बात करते हैं। जो प्लस का हिस्सा है, इससे बनती हैं ज्ञानेंद्रियां। कौन सी ज्ञानेंद्रियां, जो शब्द, स्पर्श, रस
रूप और गंध का निर्माण करती हैं। ठीक है। ये एक से ही प्रकट नहीं हो जाती हैं, ये पांच हैं। ये जो ऊपर आप पांच देख रहे हो ना, इन पांचों में से कोई एक एक को ही रिप्रेजेंट करती है, एक ज्ञानेंद्रिय को ही रिप्रेजेंट करती है। जैसे अगर ये वाली आंख को रिप्रेजेंट कर रही है, तो दूसरी वाला डाइपोल कान को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये वो इलेक्ट्रिकल चार्ज है जो कि कान को कान बनाता है, सुनने के काम में आता है, यानी सुनने की जो शक्ति है वो पैदा करता है। स्वाद लेने की शक्ति पैदा करने वाला कोई तीसरा होगा, जरूरी नहीं है कौन सा हो, लेकिन इन पांचों में से ही ये पांच के पांच ज्ञानेंद्रियां प्रकट होती हैं। तो ये पांचों को ध्यान में रखना होगा। एक तो मैंने सिर्फ इसलिए लिया है ताकि एक्सप्लेन करने में आसानी हो, और इस समय आप इसको आंख से कंपेयर कर सकते हैं कि मैं आंख के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है। तो पांचों की पांचों मिलकर के शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, इन पांचों की ज्ञानेंद्रियों का निर्माण करती हैं। कौन सा हिस्सा? प्लस हिस्सा। तो किसी एक का प्लस हिस्सा आंख की आंख बना रहा होगा। आंख नहीं, आंख की आंख, जिसकी वजह से आंखें देखती हैं। ये तो पदार्थ है, लेकिन इस पदार्थ में देखने का जो गुण है, वो गुण जिस शक्ति की वजह से, जिस इलेक्ट्रिकल पावर की वजह से है, उस पावर की बात यहां हो रही है। राइट। तो प्लस से क्या बनता है? आंख की आंख बनती है, किसी एक से आंख की आंख बनती है। दूसरे इलेक्ट्रिकल डाइपोल के पॉजिटिव हिस्से से कान का कान बनेगा। मुंह जीभ की जीभ बनेगी किसी तीसरे से। ठीक है। तो इस तरीके से, तो प्लस जो पॉजिटिव हिस्सा है उससे क्या बनता है? ज्ञानेंद्रियां बनती हैं। शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध का जो अनुभव कराने वाली ज्ञानेंद्रियां हैं, वो बनती हैं। ठीक है। बीच का जो हिस्सा है, ठीक है, उससे बनता है क्या? उससे बनता है आपका जो वाकई में जो पदार्थ है, यानी जो मटेरियल है, METERIAL। मटेरियल कौन सा? ये जो वाकई में आंख दिख रही है ना, पदार्थ की तरह, जो जल के नष्ट हो जाएगी हमारे मरने पे। ये जो जीभ दिख रही है, जो जल के नष्ट हो जाएगी हमारे मरने पे। ये चीजें बनती है न्यूट्रल वाले पोर्शन से। ठीक है। और जो निगेटिव हिस्सा है, इससे बनते हैं विषय। किसके विषय? शब्द के विषय, स्पर्श का विषय, रस का विषय। रस का विषय क्या हो सकता है? जैसे रस का विषय अगर हम लें, तो रस का विषय क्या होता है? अच्छा स्वाद। रस का विषय क्या है? कोई अच्छा स्वाद। ठीक है। तो ये जो स्वाद है, ये क्या है? रस का विषय है। तो निगेटिव हिस्से से ये वो चीजें प्रकट होती हैं जिनमें शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध खोजा जा सकता है। जैसे अगर हम रूप की बात करें, आंख की बात कर रहे हैं, केवल अगर रूप की बात करें, तो ये क्या करेगा? निगेटिव हिस्सा क्या बनाएगा? रूप, यानी आंखों से जो चीजें देखी जा सकती हैं, जिनमें आकर्षण हो सकता है, जिसकी तरफ हम जा सकते हैं, जिसमें हमें आनंद महसूस हो सकता है, उन चीजों को बनाता है। जैसे कोई अच्छी चीज देख ली, राइट, कोई चीज जो हमारी आंखों को अच्छी लगती है, जो आंखों में चमक ले आती है, उन चीजों का, उन विषयों का निर्माण नेगेटिव हिस्से से होता है। बीच के हिस्से से किसका निर्माण होता है? वाकई में जो इंद्रियां हैं, जिसको आंख हम कहते हैं, हम इसको जीभ कहते हैं, ये जो पदार्थ है, इसका निर्माण होता है। इन पदार्थों का काम क्या है? इस पदार्थ का काम यह है कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव हिस्से हैं, इन दोनों को मिला करके इन दोनों को संतुष्ट करना। पॉजिटिव हिस्से से शब्द, या पॉजिटिव हिस्से से शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध की क्वालिटी आती है, कैरेक्टरिस्टिक आती है। नेगेटिव हिस्से से उनके विषय आते हैं। तो एक जो, मान लीजिए आपकी जीभ है, सपोज करो किसी की जीभ काट दी जाए, यानी जो न्यूट्रल हिस्सा है ये खत्म कर दिया जाए, जीभ काट दी जाए, जो न्यूट्रल हिस्सा है, जो न्यूट्रलाइज करता है, उसको खत्म कर दिया जाए। केवल क्या रह जाए? जो रस है, रस तो रह जाएगा ना। जीभ काट देने से पॉजिटिव और नेगेटिव हिस्सा खत्म नहीं होगा। किसी अंग को काट देने से इंद्रिय समाप्त नहीं हो जाती, इंद्रियां समाप्त नहीं हो जाती। जीभ काट देने से स्वाद की इच्छा नहीं समाप्त हो जाती, स्वाद की इच्छा उतनी ही बनी रहती, क्योंकि स्वाद की इच्छा इस पॉजिटिव हिस्से से बनी है, इसको कोई नहीं छीन सकता। और जो नेगेटिव हिस्सा है, उससे वो सब्जेक्ट बना है जिसका आप स्वाद लोगे। तो स्वाद अगर आप लेते हो, तो स्वाद की जो वो है, ज्ञानेंद्रिय है, जो स्वाद लेने का काम करती है, जो जीभ को जीभ बनाती है, वो पॉजिटिव हिस्से से बनी है, वो अभी भी है, आपकी जीभ कटने के बाद भी है। और जिस चीज का स्वाद आपको लेना है, जिसे हम विषय कहते हैं, वो विषय नेगेटिव हिस्से से बना है। दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन जीभ गायब है। तो जब जीभ गायब है, तो इच्छा होने के बावजूद भी आप अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए संतुष्टि प्रदान करने के लिए ये बीच का जो हिस्सा है, जो न्यूट्रलाइज करने वाला हिस्सा है, ये जो है एग्जिस्ट करता है। और इसी के माध्यम से हम अपने आप को संतुष्ट करते हैं। जितने भी अंग हमारे अंदर हैं, ये सिर्फ इस पॉजिटिव और इस निगेटिव, ये जो पॉजिटिव हिस्सा है और ये जो निगेटिव हिस्सा है, इन दोनों के खिंचाव की वजह से जो क्रेविंग उत्पन्न होती है मन में, इन्हीं दोनों की क्रेविंग से, इन्हीं दोनों के नेगेटिव पोल्स की वजह से, और पूरा का पूरा मैग्नेट, ये वाला पूरा जो मैग्नेट है, इसी ने इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रिएट की है। इस मैग्नेट ने ही इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रिएट की है। अब ये ऊपर भी खिंच रहा है, ये नीचे भी खिंच खिंच रहा है। राइट। ऊपर नीचे खिंचने की वजह से इन्हीं इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, एक जो कंबाइंड फॉर्म होता है, उससे जो चीज बनती है, उसको हम क्या कहते हैं? मन कहते हैं। यही मन क्या करता है? इन्हीं चीजों की जो उपलब्धियां हैं, जैसे
आंख की उपलब्धि है कुछ अच्छा देख ले, जीभ की उपलब्धि है कुछ अच्छा खा ले, स्वाद ले ले। तो ये जितनी भी उपलब्धियां जिसको कह सकते हैं इन चीजों की, इन उपलब्धियों को एक तरीके से उत्प्रेरित करने वाला, इनको मोटिवेट करने वाला जो मेंबर है, उसी को क्या कहा जाता है? मन कहा जाता है। और मन का रॉ मटेरियल क्या है? मनस है। तो मन क्या कराता है? मन का निर्माण कैसे होता है? इन्हीं इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स के नेगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्शन में खींचने की वजह से, ऊपर के पोल और नीचे के पोल की तरफ इधर उधर खींचने की वजह से, इन सबको मिलाकर के एक मन का निर्माण होता है। और जब मन का निर्माण होता है तो मन क्या करता है? वो समन्वित करता है, यानी इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट कैसे करता है? अगर आपको खाना है, स्वाद लेना है, तो उस समय वो स्वाद लेने के काम की तरफ ही आपको फोकस रखता है, कोई और फोकस आपका नहीं होगा, कोई और इंद्रिय काम नहीं करेगी उस समय। यानी सभी इंद्रियों को कंट्रोल करके किसी एक इंद्रिय के काम को ऊपर लाना, ये मन का काम है। राइट? अदरवाइज ये सभी इंद्रियां, अगर मन ना हो ना, तो ये सभी इंद्रियां इधर उधर छटकती रहेंगी, तड़फड़ाती रहेंगी। राइट? इसीलिए मन, जिसको इंटीग्रेटेड इंद्रिय कहा जाता है, एकाकी इंद्रिय जो होती है, जो सबसे खतरनाक चीज है, वो मन है। वो जो मन है वो इन्हीं सबको कंट्रोल में रखता है और एक बार में ये तय करता है, नहीं तुम नहीं। ये पांच इंद्रियां कुछ और नहीं है, इन्हें पांच घोड़े समझ लो, मैं तो कुत्ता कहता हूं कई बार। ये पांच कुत्ते हैं जिनको अपने मन का भोजन मिलते ही जीभ लपकाते हुए निकल निकल जाते हैं आगे की ओर। राइट? आई एम नॉट इंसल्टिंग डॉग्स, बट हाँ, मैं एक प्रवृत्ति समझाने की वजह से, आसानी से समझा पाऊं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये पांच घोड़े जो हैं, ये अपने अपने मन के हिसाब से उधर उधर भागते रहते, अगर मन की लगाम ना होती। तो मन जो है इन सब की लगाम अपने पास रखता है। मन इन सब की लगाम अपने पास रखता है। जब तक आप जागृत नहीं होते तब तक मन ही अपनी लगाम, मन ही इनकी लगाम अपने पास रखता है और इन सबको मिलाकर के एक दिशा में दौड़ाता है। अगर इन पांचों इंद्रियों को, इन पांचों घोड़ों को मन कहता है कि नहीं अभी तो स्वाद लेना है, तो ये पांचों इंद्रियां उसी तरफ जाएंगी जिधर स्वाद लेना है। स्वाद जीभ से लिया जाता है, लेकिन आंखों से देखने का काम कि कहाँ स्वाद लेने की चीज है, कानों से सुनने का काम कि कहाँ इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है? सूंघने का काम कि जिसका स्वाद लेना है, उसमें जो सुगंध है, आहा कितनी मस्त है। ठीक है? क्या बढ़िया मुर्ग मुसल्लम बना है, क्या बढ़िया पनीर लबाबदार बना है। ये जितनी भी चीजें हैं, ये सब मिलकर के एक दिशा में, एक टारगेट में काम क्यों करती हैं? क्योंकि हमारे पास मन है। अगर मन ना हो तो ये इंद्रियां छटपटाती रहेंगी, इनको समझ ही नहीं आएगा ये कैसे समन्वित किया जाए। तो इनको समन्वित करने का काम जो है वो मन करता है। तो मन जो है वो क्या है? मनस से बना है और उल्टी डायरेक्शन में, यानी हमारी डायरेक्शन में ही एग्जिस्ट करता है, जिस जगत में हम रह रहे हैं, जिसे अपरा जगत कहते हैं। ठीक है? तो इसके बाद हम आते हैं, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मन भी समझ में आ गया। इसके बाद हम आते हैं ब्रह्मा के शरीर पर, जिसकी बात की गई उसे ब्रह्मा का शरीर कहते हैं। इन सभी चीजों को जो चीज बना रही है ना, जहां से ये चीजें, जहां से ये प्रकाश पड़ना शुरू होता है और जहां से, जिस जगह से ये प्रकाश पड़ता है, जैसे ये तो रहा हमारा गॉड पार्टिकल जो इधर जा रहा है और इधर भी खिंच रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहीं पे जो है लाइट पड़ना शुरू हो जाती है। थोड़ा आगे आकर के एक फ्रिक्वेंसी लेवल होता है। उस फ्रिक्वेंसी लेवल को, उस एनर्जी लेवल की पट्टी को, स्ट्रिप को हम क्या कहते हैं? महरलोक कहते हैं। महरलोक क्या है? एक एनर्जी पट्टी है, एक फ्रिक्वेंसी जोन है। उस फ्रिक्वेंसी जोन में, यानी महरलोक से वो चीज शुरू होती है। ठीक है? उस महरलोक से वो प्रकाश पड़ना शुरू होता है। तो ये प्रकाश पड़ने से पहले, महरलोक से पहले, जहां पर ये पॉइंट है, जहां से ये अलग होना शुरू हो रही है शक्ति, यहां पर ही क्या होता है? एक ऐसा पार्टिकल मौजूद होता है, एक ऐसा पावर मौजूद होती है जो कि गॉड की ही पावर है, क्योंकि अभी तक उस पर प्रकाश नहीं पड़ा। तो ये गॉड की ही पावर है। उस पार्टिकल को, उस पावर को ही हम क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। ठीक है? ये ब्रह्मा ही इन सभी चीजों का, इस पार्टिकल को, इसको ब्रह्मा कहते हैं। यही वो एनर्जी है जो इन सभी चीजों को प्रकट करने का स्थान है, इसका रिफ्यूज है, इसका आश्रय है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। और ये पूरा का पूरा मिला करके जो कुछ प्रकट हो रहा है, इनके आश्रय स्थान को, इसको क्या कह दिया गया? इसको कह दिया गया ब्रह्मा का शरीर। क्योंकि जिस तरीके से ये सारे तत्व बन रहे हैं, उसी तरीके से एक परिकल्पना कर ली गई कि एक मूर्ति है। मूर्ति यानी एक किसी भी ताकत का जो कुछ रखती है, कुछ ऐसी शक्ति रखती है जिसमें कुछ निर्माण करने की या विनाश करने की शक्ति है। किसी भी चीज को करने की जो शक्ति होती है, उसको रिप्रेजेंट करने का जो फिजिकल फॉर्म होता है, उसे ही मूर्ति कहते हैं। तो एक फिजिकल फॉर्म की कल्पना कर ली गई। जैसे जो यूरेनियम है, वो एटम बम बन सकता है, उससे एटम बम बनाया जा सकता है। तो एटम बम क्या है? यूरेनियम नामक पावर का एक मैनिफेस्टेड फॉर्म है, उसका फिजिकल फॉर्म है। राइट? उसकी मूर्ति है। यानी एटम बम यूरेनियम की मूर्ति है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो एटम बम सामने दिखता है, उसको नमस्कार करिए, उसको कहिए, हे यूरेनियम देवता, फट जाइए। ठीक है? हमारे दुश्मन पे फट जाइए। अगर आप ये करते हैं तो आप समझ जाइए कुछ वैसा ही कर रहे हैं जैसा कि हमारे यहाँ होता आया है। ये इसी तरीके से चीजें समझाई गई हैं, लेकिन आज की डेट में इन चीजों को समझाने वाला कोई बचा नहीं। राइट?
बाई चांस हम लोगों के हाथ में ये किताबें लगी हैं, कुछ लोग इस तरफ प्रयास कर रहे हैं इसलिए ये चीज़ें सामने आ रही हैं। अदरवाइज़ जो हमारा मनुस्मृति था वो आज तक विवादों में इसीलिए रहा क्योंकि ये जो बातें लिखी हैं, ये आज तक किसी की समझ में आई नहीं कि ये क्या लिखा गया है। कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये क्या लिखा गया है, क्यों लिखा गया है। सबने ऐसा ये मनगढ़ंत बातें हैं, कुछ ब्रह्मा है, कोई आदमी बैठा दिया है ऊपर, कहाँ दिखता है हमने तो नहीं देखा, इस तरह की बातें करते हैं। वो विज्ञान को समझ ही नहीं पाते, वेदों के विज्ञान को। जो विज्ञान को नहीं समझ सकता, उसको वेद समझ में ही नहीं आ सकते। ये वीडियो इन 4 श्लोकों का बड़ा इंपॉर्टेंट था मनुस्मृति के लिए और ये हमने पहले भी डिस्कस किया है जब हमने कैवल्य दर्शन या द होली साइंस जब हमने पढ़ा था तब भी इसको डिस्कस किया था। लेकिन आज इसको डिस्कस करना ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में आगे के श्लोकों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।